सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचर्स डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। यानी वो सोचते हैं कि नया क्वेश्चन बनाने से अच्छा एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। यहाँ अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब जैसे मैथ्स का भी मैं आपको कराऊंगा तो उसमें अराउंड 150 क्वेश्चन हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन जब अवेलेबल हैं तो अपने से क्या क्वेश्चन बनाना, वहीं से पिक कर लिया जाए। तो यहाँ पर पहला टाइप आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज। मेज आपका खरीफ क्रॉप है और खरीफ क्रॉप के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, पहले बताओ किस सीजन के अंदर आता है। रेनी सीजन के अंदर आता है ना, जो कि जून टू सितंबर का मंथ होता है और इस समय गर्मी पड़ रही होती है यानी हाई टेम्परेचर तो इसको चाहिए। और रेनी सीजन होता है यानी रेनफॉल भी चाहिए इसको। जब बारिश का मौसम होता है उस समय ह्यूमिडिटी भी होती है यानी नमी होती, उमस होती है। ऐसी गर्मी इसमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो ये भी होता है। ये तीन चीज़ तो चाहिए उसको मेज़ को, क्योंकि वो खरीफ क्रॉप है। कह रहा कौन सा एसेंशियल नहीं है, तो बचा कौन सा आपका, ये सी वाला बचा। तो कौन सा नहीं है हमको बताना, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लो टेम्परेचर। वैसे भी आप देख सकते हो ए वाला आपका हाई टेम्परेचर है और सी वाला लो टेम्परेचर है। कोई एक ही चीज़ इसमें हो सकती है। तो हाई टेम्परेचर हो गया तो उसका मतलब लो टेम्परेचर हो नहीं सकता, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोपागेशन ऑफ जिंजर इज जनरली डन यूजिंग। अब देखो जिंजर को जब ग्रो कराया जाता है तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हम कराते हैं इसको, तो उसके लिए हमको इसकी स्टेम रिक्वायर होती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टेम, जिसको हम राइजोम भी कहते हैं। क्योंकि ये जो स्टेम है ना वो आपको रूट जैसी दिखेगी। अक्सर लोग उसको रूट कह देते हैं लेकिन वो एक्चुअल में रूट नहीं है, वो स्टेम ही है। तो ये आपके एनसीईआरटी से थोड़ा हट के क्वेश्चन था, तो इसमें बस याद रखना स्टेम के थ्रू ही हम इसका प्रोपागेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। अब जो मैन्योर है वो आपका ऑर्गेनिक होता है, तो सिंपल मैन्योर लिख दे या ऑर्गेनिक मैन्योर लिख दे, बात वही है। मैन्योर के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं उसके हिसाब से आप इसका आंसर दो कि कौन सी बात सही नहीं है। ए वाला ऑप्शन है इट इन्हेंसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बिल्कुल बात सही है। चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है। बी वाला इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो ये बात सही नहीं है। सारे प्लांट न्यूट्रिएंट का बैलेंस नहीं होता क्योंकि मैन्योर हमारा ऑर्गेनिक मिलता है ना, तो जहाँ से वो मैन्योर बना है जिन चीज़ से, उसमें कैसा न्यूट्रिएंट था उसी हिसाब से इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट रहेंगे। तो जो भी न्यूट्रिएंट है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, बैलेंस नहीं होता। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं समझ में आ रहा तो बाकी ऑप्शन देख लो। इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल, बात सही है, ये हमने पढ़ा है। इट इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, ये भी बात सही है। तीनों पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं तो ये तीनों सही है। तो गलत वाला कौन सा हो गया, ये गलत वाला हमको बताना था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म यूज फॉर प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाफ इज। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिस प्रोसेस में हम ग्रेन्स को चाफ से अलग करते हैं, यानी जो ग्रेन है, अनाज है, उसको उसके छिलके से अलग करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। इसी के थ्रू जो हमारा ग्रेन है उसके ऊपर लगा हुआ जो छिलका है वो उससे अलग हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग इसका ऑप्शन बी बताते हैं, थ्रेशिंग, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका इसको थ्रेशिंग भी कहा गया है। चलिए मैं आपको एनसीईआरटी पहले दिखाता हूँ कि कहाँ पर क्या लिखा है और कन्फ्यूज़न क्यों आता है, क्योंकि जो अच्छे से पढ़ कर आएगा वो यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि हमने तो पढ़ा था विनोइंग भी और थ्रेशिंग भी, ऑप्शन दोनों दे दिया, अब क्या चूज़ करें। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये अपनी एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, ये हार्वेस्टिंग वाले टॉपिक के अंदर, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। तो ग्रेन को चाफ से अलग कर रहे हैं और लिख रहा है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, इसको थ्रेशिंग कहते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो आप देखोगे सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ बाय विनोइंग। ऊपर कह रहा है ग्रेन को चाफ से हम अलग करते हैं थ्रेशिंग के थ्रू, यहाँ लिख रहा है ग्रेन को चाफ से अलग करते हैं विनोइंग के थ्रू। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा तो उसमें दोनों ही ऑप्शन दे दिया, कौन सा सही है हम कैसे पता करेंगे। अब इस इमेज को आप देखो, ये वीट का एक स्टॉक है, गेहूं की फसल का एक डंठल है। इसमें जो साइड साइड में आप देख रहे हो ये इसकी सीड्स हैं यानी ग्रेन्स हैं, अनाज इसके अंदर है, लेकिन अनाज कवर के अंदर है। डंठल में अनाज लगे हुए हैं, ग्रेन्स लगे हुए हैं, लेकिन वो ग्रेन्स कवर के अंदर है। उस कवर को हम चाफ कहते हैं यानी छिलका, और उसके अंदर जो होता है वो ग्रेन है। और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ये स्टॉक है यानी एक डंठल है। थ्रेशिंग वाले प्रोसेस में क्या करते हैं, उसको पीटते हैं ना, ये आपको चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। तो जब पीटते हैं तो डंठल में जो बीज लगी हुई है, जो ग्रेन्स लगे हुए हैं, वो छिलके के साथ अलग हो जाते हैं। तो थ्रेशिंग वो प्रोसेस है जहां पर हम ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करते हैं। डंठल से अनाज अलग हो जाता है, फिर उस ग्रेन में साथ में चाफ भी होता है, छिलका भी होता है। उसको अलग करने के लिए हम विनोइंग करते हैं।
यानी एयर ब्लो करते हैं तो छिलका हल्का होता है, उड़ जाता है और ग्रेन अलग हो जाता है। ठीक है, दोनों प्रोसेस समझ गए। स्टॉक से ग्रेन को अलग करने वाला प्रोसेस थ्रेशिंग कहलाता है, पीट के अलग करते हैं। और चाफ और ग्रेन को अलग करने वाले प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। देखो दिमाग लगाओगे तो उसको याद रखना आसान हो जाएगा। डंठल में जो अनाज है वो उसमें जुड़ा होता है, विनोइंग में एयर ब्लो की जाती है, उससे अलग नहीं हो पाएगा क्योंकि वैसे भी हवा चलती रहती है। जब खेत में था, जुड़ा हुआ था, तो इतना मजबूती से जुड़ा रहता है कि सिंपल हवा चलने की वजह से वो अलग नहीं होता। वहीं जब ग्रेन और चाफ की हम बात करते हैं तो ग्रेन के साथ जो छिलका लगा है तो छिलका हवा से उड़ जाएगा, तो इसलिए वहां पर विनोइंग का प्रोसेस यूज करते हैं। तो ये बात है सही। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जो कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आंसर में भी दिया है कि इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी में जो लिखा है उसका क्या मतलब है। कंफ्यूजन हो सकता है ना कि वहां एनसीईआरटी में क्या लिखा था। तो ये जो लिखा हुआ है कि ग्रेन सीड को हम सेपरेट करते हैं चाफ से, इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। तो ये काम मशीन से होता है। जो थ्रेशर होता है ना, उसमें क्या होता है, स्टॉक से ग्रेन अलग होता है, लेकिन उस थ्रेशिंग मशीन के अंदर एक फैन भी लगा होता है। तो थ्रेशिंग के साथ ही साथ जब ग्रेन बाहर आ रहा होता है छिलका मिला हुआ, तो वो फैन क्या करता है, छिलकों को उड़ा देता है और इस तरह से ग्रेन चाफ से भी अलग हो जाता है। तो उसी थ्रेशिंग वाले प्रोसेस के अंदर ही ग्रेन और चाफ भी अलग हो गए, यानी जो विनोइंग वाला काम हम अलग से करते थे वो इसी के अंदर हो गया। तो इसलिए इसको कह रहा है कि यहां पर ये थ्रेशिंग वाला प्रोसेस है, क्योंकि एक ही मशीन के अंदर जो थ्रेशर है हमारा, उसी के अंदर ये पूरा काम हो गया। अब यहां जो लिखा था, इसमें अगर आप थोड़ा सा पहले पढ़ते तो क्या लिखा था, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग। जिन किसान के पास छोटी सी जमीन है तो उनके पास उतनी बड़ी मशीन नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, थ्रेशिंग से पहले स्टॉक और ग्रेन को अलग कर लेते हैं, फिर उस ग्रेन में जो चाफ लगा है उसको सेपरेट करने के लिए विनोइंग करते हैं, यानी अलग से फिर वो फैन के थ्रू उसको अलग करते हैं। तो लिखा इस तरीके से है कि कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन मैंने आपको यहां पर क्लियर करा दिया कि दोनों का मतलब क्या है। अब ये देखो, क्लास 6 एनसीईआरटी का 3rd वाला चैप्टर है, इसके अंदर लिखा है प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज थ्रेशिंग। तो ग्रेन को स्टॉक से अलग करने वाला जो प्रोसेस है उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। और हमसे आगे पूछ रहा था ग्रेन को चाफ से कैसे अलग करते हैं, तो वो विनोइंग वाला प्रोसेस है। ठीक है, देखो इतनी डिटेल मैंने इसलिए बताई ना, मैं सिंपल आंसर बता के निकल सकता था, लेकिन फिर आप बुक पढ़ते और इसको देखते कंफ्यूजन होता। मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट आए। तो सिर्फ मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करने पे ही फोकस नहीं रखता, बल्कि क्या क्या डाउट आते हैं उसके बारे में भी सोचता हूं, ताकि वो सारे आंसर मैं पहले ही दे सकूं। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट है सीड्स रिक्वायर्ड मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। बात सही है, मॉइस्चर चाहिए होता तभी तो पानी देते हो। सेकंड वाला स्टेटमेंट है प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मोस्टली इन डिसॉल्व फॉर्म। तो ये भी बात आपके एनसीईआरटी में लिखी है, मैंने आपको पढ़ा है, ये बात भी सही है। थर्ड वाला इरिगेशन प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, ये भी बात एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखी है, ये भी बात सही है। फिर फोर्थ वाले की बात कर लेते, इरिगेशन इंप्रूव सॉइल टेक्सचर। तो इरिगेशन नहीं बल्कि मैन्योर के थ्रू सॉइल टेक्सचर इंप्रूव होता है। अच्छा, ये सॉइल टेक्सचर है क्या? सॉइल की बनावट, दिखने में कैसा है, ये होता है सॉइल के अंदर जो भी चीजें हैं वो सही प्रोपोर्शन में है कि नहीं, जो जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए उतनी क्वांटिटी में है तो उसका टेक्सचर अच्छा रहेगा। अगर किसी चीज कमी होगी तो उसका जो टेक्सचर है, उसकी जो बनावट है वो अलग तरीके से आपको दिखेगी, खराब तरीके से दिखेगी। इसको एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने चाय बनाई, अब उस चाय के अंदर अगर चाय पत्ती कम होगी तो भी वो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। अगर चाय पत्ती ज्यादा डाल दोगे बड़ा डार्क हो जाएगा तो भी दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। अगर जो चाय पत्ती है वो सही रेशियो में रहेगी तो उसका टेक्सचर आपको अच्छा दिखेगा कि हाँ यार ये देखो दिखने में चाय लग रही है। नहीं तो ज्यादा डाल दिया तो एकदम काली काली दिख रही है, या बहुत कम डाल दिया तो एकदम वाइट वाइट दिख रही है कि भाई ये चाय है कि दूध है, ये बता दो आप। तो चाय पत्ती प्रॉपर जितना होना चाहिए उतनी क्वांटिटी में होगी, उसका टेक्सचर सही रहेगा। इसी तरह सॉइल के साथ अगर न्यूट्रिएंट की कमी रहेगी ना तो सॉइल दिखने में आपको अलग तरीके से दिखेगी, जिस तरह सॉइल होनी चाहिए उस तरह नहीं दिखेगी। तो जब हम मैन्योर डालते हैं तो उसकी वजह से सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है, वो दिखने में अच्छा लगने लगता है, यानी जैसा दिखना चाहिए वैसे दिखने लगता है। तो सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करने का काम मेनली मैन्योर का होता है। इरिगेशन बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है और ये बात आपके एनसीईआरटी में लिखी भी नहीं है, तो इसलिए इसको हम सही नहीं मानेंगे, इसको हम गलत ही मानेंगे। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो बिल्कुल ही सही है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। लेकिन इसी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो आंसर दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने ही रिलीज किया है, उसमें इसने ऑप्शन ए को करेक्ट बताया है, यानी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही स्टेटमेंट सही रहेगा, थर्ड वाला सही नहीं है। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट मैं आपको एनसीईआरटी बुक में ही दिखा देता हूं। देखो लिखा हुआ है, ये देखो इरिगेशन वाला टॉपिक है यहाँ पर, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। तो ये बात लिखी है ना, तो स्टेटमेंट गलत कैसे हो सकता है? यानी भले ही आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आंसर ए दिया हो, लेकिन करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड अ फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। तो वीड को रिमूव करने के लिए हम हो का यूज करते हैं।
बाकी आपका एक्स तो पेड़ वगैरह काटने में काम आता है, प्लॉ आपका सॉइल को लूज वगैरह करने में काम आता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। ए वाला है दे इंक्रीज द यील्ड, ये तो बात सही है, भाई पैदावार ज़्यादा हो, ज़्यादा फसल हो, इसीलिए तो फर्टिलाइजर डाला जाता है। देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, ये भी बात सही है, ज़्यादा अगर यूज़ कर लोगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। 2 रोटी आप खाने की जगह पेट में आप 5 रोटी आपको खिला दिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। तो फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस है सॉइल में वो डिस्टर्ब हो जाता है, बात सही है। सी वाला है दे आर जनरली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, हाँ ये बात सही है, स्मॉल क्वांटिटी में इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि ज़्यादा ये दिक्कत कर देता है। डी वाला है दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये बात तो भैया गलत है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं ये, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजर से क्या होता है, वाटर का पोल्यूशन होता है, तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर कहोगे कि फर्टिलाइजर डाला क्यों जाता है, भाई फसल ज़्यादा हो, इससे किसान को फायदा है ना, तो कौन सा ट्रू नहीं ये बताना था, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड ऑन क्रॉप प्लांट्स। तो वीड्स का क्रॉप प्लांट पे क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है उसके बारे में बातें लिखी हैं। पहला स्टेटमेंट है दे इंटरफियर इन हार्वेस्टिंग, ये भी बात सही है, भाई हार्वेस्टिंग करोगे फसल काटोगे तो वीड भी कट जाएगी, और वीड तो हमको नहीं चाहिए ना, जो फसल लगाई वो हमको चाहिए। सेकंड है दे हेल्प क्रॉप प्लांट टू ग्रो हेल्दी, यह तो बात गलत है, क्रॉप प्लांट की मदद नहीं करते, उल्टा उनका सामान लूटते रहते हैं। दे कम्पीट विद क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट, हाँ ये बात सही है, यही बात मैंने आपको बताई कि ये क्या करते हैं, जो वीड है वो क्रॉप प्लांट के साथ कम्पीट करते हैं, यानी वीड्स को भी ग्रो करने के लिए वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट इनकी जरूरत पड़ती है। तो जो क्रॉप प्लांट के लिए आप ये सारी चीज़ें दोगे उनमें से ये भी कहेंगे ला हमको भी तो भैया हमको भी ग्रो होना है, तो ये बात सही है। दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, हाँ ये अफेक्ट करते हैं, इसीलिए वीड हम नहीं चाहते, वीडीसाइड वगैरह डाला जाता है जिससे वो खत्म हो जाए। तो कौन सा स्टेटमेंट क्या पूछ रहा था, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला आंसर है, सी, टाइलिंग एंड प्लॉइंग। क्वेश्चन नंबर 10, द मानसून सीजन इन अवर कंट्री इज ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है जून टू सितंबर। क्वेश्चन नंबर 11, द सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेयर इन वाटर इज सप्लाई ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप किसमें होता है, ड्रिप सिस्टम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हमारे हो गए। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं टोटल आप देख सकते हो 30 क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो पर अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो आगे की भी वीडियोस मैं लेकर आऊँगा। अगर व्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे तो आई एम वेरी सॉरी, मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़ानी होती हैं और उन्हीं चीज़ पे फोकस किया जा सकता है जिस पे रिस्पॉन्स अच्छा हो। बाकी अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हो। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।